हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का दूसरा अध्याय वर्ण, वर्णमाला और मात्रा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की वो सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग, घ, ये सारे एक एक वर्ण है। वर्ण भाषा की वो सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे अगर मैं एक शब्द लूं, सबक, स-ब-क। सबक शब्द में 3 वर्ण है, स, ब और क। लेकिन स जो वर्ण है वो अकेला नहीं है, स के साथ अ भी है। जब हम स का उच्चारण करते हैं, स, अ, अंत में अ आ रहा है, तो सबक शब्द को अगर मैं अलग करूं तो इस तरह होगा, स प्लस अ प्लस ब प्लस अ प्लस क प्लस अ। हर एक व्यंजन के पीछे अ आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ण जो है उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। शब्द को हम टुकड़ा कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन एक बार वर्ण होने के बाद उस छोटी सी इकाई को और तोड़ नहीं सकते। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, वर्ण भाषा की वो छोटी सी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी में कुल 48 वर्ण है, जिनमें से 11 स्वर है, 33 व्यंजन है, 2 अतिरिक्त व्यंजन है और 2 अयोग्यवाह है। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। पहले हम देखेंगे स्वर किसे कहते हैं। स्वर अ, आ, ई, इनको स्वर कहा जाता है। औ तक अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी यू, बड़ी यू, ए, ऐ, औ, ये सारे स्वर हैं। स्वर उन्हें कहा जाता है जो बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। जो ध्वनियां बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है और वे स्वतंत्र रूप से प्रयोग होती है, यानी उनके उच्चारण में किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैंने बोला कि वर्ण के 2 भेद है, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है, लेकिन व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लो एक व्यंजन क अकेला नहीं है, क के अंत में अ आ रहा है, यानी क स्वर के सहायता से उच्चारण हो रहा है। लेकिन स्वर जो है उनका जो उच्चारण है, उनका उच्चारण करते समय हमें व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जिस तरह हर व्यंजन के अंत में, लगभग हर व्यंजन के अंत में अ का उच्चारण आता है, अ स्वर का उच्चारण आता है। तो हम फिर से आएंगे स्वर में। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के होता है और स्वतंत्र रूप से होता है, उनका उच्चारण करते समय मुख से बिना किसी रुकावट के ध्वनि निकलती है, उन्हें स्वर कहा जाता है। अभी स्वर के 2 भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, लेकिन दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उसे कहा जाता है दीर्घ स्वर। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इन दीर्घ स्वर को उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, इसे कहा जाता है दीर्घ स्वर। ये हो गया स्वर। इसके बाद हम आ जाएंगे व्यंजन में। व्यंजन किसे कहते हैं? मैंने आपको पहले ही कहा, क से लेके ग तक ये सारे व्यंजन हैं। व्यंजन को 3 भागों में विभाजित किया गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से जो
आवाज़ है, मतलब जीभ जो है वो मुख के विभिन्न भागों को छूती है, स्पर्श करती है। स्पर्श यानी छूना। मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, उन्हें कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। जैसे क से लेके म तक ये सारे स्पर्श व्यंजन है। क, ख, ग, घ, अड़, च, छ, ज, झ। ये जो बोल रही हूँ मैं, इनमें जीभ जो है वो मुंह के विभिन्न भागों को छू रही है, तो इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा गया है। क से लेके म तक ये सारे स्पर्श व्यंजन है। इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन में जीभ मुख के किसी भी भाग को छूती है, लेकिन बहुत हल्का सा छू के आ जाती है। य, र, ल, व, ये सारे हैं स्पर्श व्यंजन, जो जब जीभ जो है वो मुख के भागों को हल्का सा छू के आ जाती है। उदाहरण य, र, ल, व, ये सारे हैं अंतस्थ व्यंजन। और अंत में है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से ऊष्म यानी गर्म हवा निकलती है। जैसे आप अगर मुंह के सामने ऐसे हाथ रखोगे और उच्चारण करोगे श, स, ह, उच्चारण करते समय आपके मुख से गर्म हवा निकल रही है, तो इनको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकलती है, उन्हें कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। तो ये हो गया व्यंजन के 3 भेद। व्यंजन के और भी 3 भेद हैं: संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और अतिरिक्त व्यंजन। पहला है संयुक्त व्यंजन। जब 2 अलग अलग वर्ण से मिलकर एक नया वर्ण बनता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त मतलब जोड़ना, संयोग यानी जोड़ना। जैसे हमारा जो हिंदी का वर्ण है अक्षर, जो शिक्षा शब्द कक्षा लिखते समय हम अक्षर का प्रयोग करते हैं। क अक्षर आ की मात्रा, कक्षा, शिक्षा, श छोटी की मात्रा, अक्षर आ की मात्रा, शिक्षा, कक्षा, शिक्षा, इन शब्द को लिखते समय हम अक्षर का प्रयोग करते हैं। ये अक्षर वर्ण कहाँ से बना है? अक्षर वर्ण बना है क प्लस श। क प्लस श लिखने से एक नया वर्ण बनता है। क और श को जोड़ने से एक नया वर्ण बनता है, उसे कहा जाता है अक्षर। इसके बाद हमारा जो हिंदी का वर्ण है त्र, त्रिशूल, त्रिभुज, त्र, ये त्र वर्ण कैसे बना है? त प्लस र, इन दोनों को जोड़ के त्र शब्द बना है। तो हम कह सकते हैं संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे? जब 2 अलग अलग वर्ण मिलके एक नया वर्ण बनता है, 2 अलग अलग वर्णों को मिला के एक नया वर्ण बनता है, तो उन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। इसके बाद है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जब एक शब्द में 2 एक जैसे वर्णों का प्रयोग होता है। ध्यान से सुनिए, जब एक शब्द में 2 एक जैसे वर्ण का प्रयोग होता है, लेकिन एक आधा और एक पूरा, उसे कहा जाता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व यानी 2, द्वित्व मतलब 2। जैसे बच्चा, बच्चा शब्द को अगर हम लिखेंगे ब आधा च आ की मात्रा, 2 एक ही वर्ण 2 बार प्रयोग हुए हैं। च, आधा च, एक आधा एक पूरा, 2 वर्ण एक ही बार में प्रयोग हुए हैं। ब आधा च आ की मात्रा, एक आधा एक पूरा, तो इसे कहेंगे द्वित्व व्यंजन, यानी 2 बार प्रयोग हुआ है, एक आधा एक पूरा। जैसे मान लो पक्का, पक्का, प आधा क आ की मात्रा, तो इस शब्द में क वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन एक आधा एक पूरा, तो इसे कहेंगे द्वित्व व्यंजन। और इसके बाद आता है अतिरिक्त व्यंजन। र और ढ को अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है।
ये जो व्यंजन है ढ़ और ढ, ये कभी भी शब्द के आरंभ में प्रयोग नहीं होते हैं। र और ढ को अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। और अंत में है अयोग्यवाह। अयोग्यवाह के में आते हैं अंग, चंद्रबिंदु और विसर्ग। अंग को कहा जाता है अनुस्वार। अंग और अनुस्वार एक ही है, अनुस्वार को ही अंग कहा जाता है। जैसे पंखा, पंखा लिखते समय हम अंग लिखते हैं। ये अंग जो है इसको कहा जाता है अनुस्वार। लंका, अंगूर, इनको कहा जाता है अनुस्वार, जिसमें अंग लगता है और इसमें अनुस्वार का उच्चारण करते समय हम गले से यानी गले से आवाज निकलता है। जैसे पंखा, अंगूर, हमारे गले से आवाज निकल रहा है। लेकिन चंद्रबिंदु का उच्चारण करते समय नाक और गले दोनों से ही वायु निकलती है। जैसे चांद, पांच, सूंड, ऊंचा। तो इसका उच्चारण करते समय यानी चंद्रबिंदु का उच्चारण करते समय नाक से और मुंह से दोनों से आवाज निकल रही है। और अंत में है विसर्ग। विसर्ग हलंत को कहा जाता है। जब हम किसी वर्ण को तोड़ते हैं, जैसे क को अगर हमने तोड़ा क प्लस अ, तो क प्लस अ, क के नीचे हम हलंत लगाएंगे तो इसे कहा जाता है हलंत। हलंत का उच्चारण जो है वो ह के रूप में होता है। जैसे हम अगर प्रातः लिखें, प्रातः यानी भोर, प्रातः, तो विसर्ग लगाते हैं। प्रायः, अतः, ये जो विसर्ग का उच्चारण है वो ह के रूप में होता है। और मैंने आप लोगों को विसर्ग के साथ हलंत भी बताया। जब हम किसी वर्ण को तोड़ते हैं तो उस वर्ण के नीचे हम हलंत लगाते हैं। तो ये हो गए हमारे अयोग्यवाह, जिसमें है अनुस्वार जिसको अंग कहते हैं, अनुनासिक जिसको चंद्रबिंदु कहते हैं, और विसर्ग जिसका उच्चारण ह के रूप में होता है। तो इसके साथ आपका वर्ण, वर्णमाला और मात्रा का ये जो अध्याय है ये खत्म हुआ। वर्ण और वर्णमाला के बारे में मैंने बोला। मात्रा के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं, क्योंकि आपको पता ही है। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ से आ की मात्रा, छोटी ई से छोटी की मात्रा, बड़ी ई से बड़ी की मात्रा, छोटी ऊ से छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ से बड़ी ऊ की मात्रा, इस तरह अंत तक। ठीक है, तो ये आपका वर्ण, वर्णमाला और मात्रा का ये जो अध्याय है ये समाप्त हुआ। कक्षा में जिस तरह बोर्ड में समझाकर, चौक से लिखकर, एडुकॉम दिखाकर समझाया जाता है, उस तरह तो ऐसे वीडियो में पॉसिबल नहीं है। और घर पे भी अवेलेबल जैसे बोर्ड, चौक, डस्टर ये सब अवेलेबल नहीं है। फिर भी जितना हो सका मैंने समझाया। बोर्ड में अगर अच्छे से समझाया जाता तो और भी अच्छे से होता। फिर भी जितना हो सका मैंने किया। मैं इसके जो प्रश्न उत्तर है वो आपको लिख के फ़ोटो भेज दूंगी व्हाट्सएप में। इस चैप्टर से संबंधित अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।